हाँ, तो फलों के बारे में जानकारी हो गई है अपन को। इससे पहले वीडियो में तुम्हें फलों के बारे में बताया जा चुका है। कोई फलन कब परिभाषित होता है और कब अपरिभाषित होता है। जब फलन का मान किसी बिंदु पर निश्चित और वास्तविक राशि प्राप्त होता है तो उस बिंदु पर फलन परिभाषित माना जाता है, अन्यथा अपरिभाषित माना जाता है। तो इसके बाद हम फलों के प्रकार जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अचर फलन। अचर फलन क्या होता है? फलनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए, फलनों के प्रकार में सबसे पहले ले रहे हैं अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या होता है ये अचर फलन? इस प्रकार का फलन जो प्रांत के सभी बिंदुओं पर एक ही मान देता है, अर्थात उसका मान स्थिर रहता है। प्रांत का प्रत्येक बिंदु सह प्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो जाता है। तो इस प्रकार का फलन अचर फलन कहलाता है। इसको समझने के लिए इस प्रकार से समझें। कोई फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। यहाँ ए में x1, x2, x3 अप टू xn। यहाँ एलिमेंट है y1, y2, y3, y4, इस प्रकार से चलते जाएंगे अप टू yn। x1 रिलेटेड किसी y1 से हो गया तो x2 भी हो जाएगा इसी से, x3 भी इसी से हो जाएगा। सभी अवयव जो प्रांत के सभी अवयव है सह प्रांत के केवल एक अवयव से संबंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार का फलन है वो अचर फलन हो जाता है। सभी बिंदुओं पर समान मान प्राप्त होता है। जैसे हम माने फंक्शन ऑफ x इक्वल c। c यहाँ क्या है? c बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या है। तो यहाँ x के विभिन्न मान बदल के जाएंगे, परंतु सभी पर एक ही वैल्यू प्राप्त होती जाएगी c। तो एक इस प्रकार का फलन हो गया है, अचर फलन हो गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए हमने एक फलन ले लिया y इक्वल 5। y ही तो fx है, तो ये कैसा फलन है? अचर। अब इसका हम आरेख खींचना चाहते हैं, तो आरेख के लिए x अक्ष और y अक्ष, ये ओरिजिन हो गया मूल बिंदु y डैश। यहाँ x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव। अब यहाँ पर y इक्वल 5, एक हमने एग्जांपल लिया है कांस्टेंट फंक्शन का, तो इसका आरेख कैसे चलेगा? तो y इक्वल 5, तो y पे 5 है, 1 मान लेते हैं, 2 ग्राफ पर चल रहे हैं हम, 3, 4 एंड यहाँ आ गया 5। इधर x का होंगे ऐसे ही 1, 2, 3, 4 तो चलते जाएंगे, इधर नेगेटिव चलते जाएंगे। अब हमें y इक्वल 5 लेना है, तो x पर चल रहा ही नहीं है, x तो 0, y पे 5 आएंगे तो यहाँ आ गए। अब x की वैल्यू चाहे कितनी भी बढ़ाती जाए, चाहे कितनी भी कम करते जाए, परंतु y की वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि x इसमें है ही नहीं। कहाँ पर रखोगे x की वैल्यू? तो y की वैल्यू 5 ही मिलती रहेगी। तो इसका आरेख इस प्रकार से चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, जो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर हम y इक्वल माइनस लेते हैं तो नीचे की ओर आ जाएगा x अक्ष के, और y इक्वल प्लस की वैल्यू है तो ऊपर की ओर आ जाएगा, परंतु इसका आरेख है वो x अक्ष के समांतर रेखा चलता रहेगा। यह आवश्यक नहीं है कि y इक्वल 5 है x इक्वल 5 हो जाए, x कैसा बन जाए? आश्रित, और y बन जाए स्वतंत्र, तब आरेख y अक्ष के समांतर आ जाएगा। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि अचर फलन का जो ग्राफ है, जो इसका आरेख है, वो किसी अक्ष के समांतर चलता है, समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो ये हो गया अचर फलन।
अचर फलन की परिसर को देखें तो परिसर में केवल एक ही बिंदु होगा, क्योंकि केवल एक ही बिंदु से प्रांत के सभी अवयव संबंधित हो जाते हैं, तो इसकी परिसर में केवल एक ही बिंदु होता है। तो इस प्रकार का फलन कैसा फलन कहलाता है? अचर फलन कहलाता है। अचर फलन के बाद हम दूसरे फलन को समझते हैं, मापांक फलन। तो देखते हैं मापांक फलन क्या होता है। अब मापांक फलन को देखिए, मापांक फलन इसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मापांक फलन वह फलन होता है जो x के ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों पर समान वैल्यू रखेगा। अगर संख्यात्मक मान समान है तो ये हमेशा धनात्मक वैल्यू, कैसी वैल्यू देगा? धनात्मक वैल्यू देगा। मैग्नीट्यूड वैल्यू को देखेगा सिर्फ। मापांक फलन को व्यक्त किया जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, सिर्फ दो खड़ी लाइनों में। इसके अंतर्गत आप x का जो भी मान लगाओगे हमेशा आपको पॉजिटिव साइन होगा। केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू को देखेगा वो, चिन्ह से उसका कोई लेना देना नहीं है कि आपका मान ऋणात्मक है अथवा धनात्मक है, वो हमेशा धनात्मक ही मान देगा। जैसे इसके अंतर्गत आपने लगा दिया माइनस का मान 3 लगा दिया, -3, या आपने +3 लगा दिया, लेकिन दोनों स्थिति में इसकी वैल्यू आएगी 3। केवल संख्यात्मक मान प्राप्त होता है इससे, चिन्ह के सापेक्ष मान नहीं देता, इसीलिए हम इसे निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। निरपेक्ष मान यानी चिन्ह के सापेक्ष ये कैसा रहता है? निरपेक्ष रहता है चिन्ह के लिए। माइनस होगा तब भी प्लस, प्लस होगा तब भी प्लस। अब 0 पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 तो चिन्ह रहित है, उदासीन है, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 ही आती है। अब यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर मापांक फलन को इस प्रकार से हमने ले लिया, फंक्शन ऑफ x इक्वल मॉड x, या यही बाई है। इसे मैं मॉडुलस लेस करता हूँ, मॉड हटाता हूँ यहाँ पर। शॉर्ट में मॉडुलस फंक्शन को मॉड भी कहते हैं। तो मॉड यहाँ पर हटा देते हैं, तब ये x प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब x इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या अर्थ है? x 0 से धनात्मक है, अर्थात x की वैल्यू है वो, x 0 से बड़ा होना मीन्स x की वैल्यू धनात्मक हो जाना। आपको पता है कि संख्या रेखा पर संख्या 3 वर्गों में बटी हुई है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं उदासीन। उदासीन केवल एक ही संख्या है, एक ही राशि है, वो है 0। और 0 से बड़ी जितनी भी होती है वो सभी पॉजिटिव, 0 से छोटी जितनी भी होती है सभी नेगेटिव होती है वास्तविक संख्या रेखा पर। तो यहाँ पर जब x पॉजिटिव है तब आप वैल्यू मॉड में लगाएं या विदाउट मॉड देखो, बिना मॉड के एक ही बात है। 3 मॉड में लगाएं या मॉड में नहीं लगा हुआ है तब भी बराबर प्राप्त होगी वैल्यू। 0 कब प्राप्त होगा? जब x इक्वल क्या लगाओगे? 0। यहां ध्यान देना है कि -x प्राप्त होगा जब x इज लेस देन 0, अर्थात इसका अर्थ हुआ x 0 से छोटा लगाया जाएगा, अर्थात ऋणात्मक लगाया जाएगा। x का मान जब ऋणात्मक लगाओगे तब भी धनात्मक प्राप्त होगा। तो धनात्मक होगा कैसे? ये वैल्यू है, यहां देखो इसको अलग से, -x, मैंने इसे एक सर्किल में बंद कर दिया। अब आपको बताना है, कंडीशन लगी हुई है x इज लेस देन 0। आपको बताना है कि सर्किल के अंतर्गत जो राशि है वो धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। सर्किल के अंदर जो राशि है वो धनात्मक है, वो ऋणात्मक नहीं है। आप इन आंखों से जो देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। यह कंडीशन के तहत देखना पड़ेगा। कंडीशन लगी हुई है कि x की वैल्यू आप ऋणात्मक लगा रहे हो
तो ऋणात्मक तो x है, जब -1 का मल्टीप्लाई कर दिया है उसमें, तो वो कैसी बन गई है? धनात्मक बन गई है। समझने की कोशिश करें, अगर मैं इस माइनस को हटा लूं मल्टीप्लाई को, तब ये ऋणात्मक है। आपको बताया जा रहा है कि x की वैल्यू है वो ऋणात्मक है। जब उसको ऋणात्मक को आप ऋणात्मक बना दोगे तो क्या बन जाएगी? धनात्मक बन जाएगी। तो -x कैसी है? धनात्मक। तो यहाँ पर भी कैसी राशि प्राप्त हो रही है? धनात्मक। यहाँ पर भी कैसी राशि है? पॉजिटिव। और 0 पर वैल्यू कैसी देता है? 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 स्टेप में भी लिख सकता हूँ। x कब? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। -x तब जब x इज लेस देन 0। अर्थात आप x के स्थान पे 0 रख दो तो 0 आ ही जाएगा। पॉजिटिव है तो एज इट इज, अगर नेगेटिव है तो आपको माइनस से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा कहूँ कि धनात्मक संख्या का मापांक धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या का मापांक ऋणात्मक होता है। तो आपको एक भ्रम उत्पन्न होता है कि मापांक ऋणात्मक कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, पूरे वाक्य पर ध्यान दीजिए। ऋणात्मक संख्या का मापांक ऋणात्मक होता है। तो संख्या भी तो ऋणात्मक है और मापांक भी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या बन जाएगा? धनात्मक। तो अर्थात इसका अर्थ ये निकला कि ऋणात्मक संख्या होगी तो भी मापांक की वैल्यू आपको धनात्मक मिलेगी। जैसे आपकी ऋणात्मक संख्या थी, इसका मापांक मैंने कहा ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक मापांक मैंने ओपन कर दिया। अब आपकी संख्या क्या है वो लगाइए, जिसका ये मापांक मैं ओपन कर रहा हूं, तो आपकी संख्या है -3। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? +3। और धनात्मक संख्या का मापांक धनात्मक होता है, क्या आ जाएगा? 3 है। तो ये मापांक फलन है। तो मापांक फलन वह फलन होता है जिसका मान सदैव एक धनात्मक संख्या अथवा 0 होता है। 0 कब होता है? जब x का मान 0 लगाया जाएगा। तो 0 पर तो इसका मान 0 होता है, अन्यथा इसका मान धनात्मक होता है। अब इसके आरेख पर विचार करते हैं। तो आरेख इसका किस प्रकार से चलेगा? 0 पर वैल्यू 0। अब x का मान आप इधर बढ़ाते जाएंगे तो y का मान भी उतना ही प्राप्त होगा। संख्यात्मक वैल्यू तो बराबर रहेगी। आप मापांक यहाँ पर जो लगाओगे तो ये y चल रहा है आपका, तो y की वैल्यू तो वही आएगी ना। जैसे आपने यहाँ लगा दिया 1, तो मापांक की वैल्यू भी 1। मापांक कौन है? y। तो 1 पर वैल्यू क्या देगा? 1 पॉइंट आ गया। फिर आप 2 लगाओगे तो 2 पर भी वैल्यू क्या देगा? 2 ही देगा। तो आप समझ गए इसका ग्राफ x और y से समान दूरी पर चल रहा है। अब आप नेगेटिव वैल्यू लगाओगे, आपने लगा दिया -1, -2, इस प्रकार से वैल्यू लगाते गए। तब -1 लगाओगे तो -1 पे भी +1 ही देगा, वैल्यू कहाँ आ जाएगा? पॉइंट आपका यहाँ। फिर दूसरा पॉइंट लोगे तो -2 से +2, तब भी ये यहाँ आ जाएगा। तो अर्थात इसका जो आरेख है, जो इसका ग्राफ है, वो इस प्रकार से चलने लगेगा। 0 पर तो 0 देगा और इस प्रकार से चलने लगेगा। किस आकृति का प्राप्त हो जाएगा? V आकृति का। V आकृति का अर्थात यह कहा जा सकता है कि मापांक फलन का जो ग्राफ है, जो आरेख है। हाँ, तो अगला है चिन्ह फलन। चिन्ह फलन क्या होता है? चिन्ह फलन के परिसर में केवल 3 ही बिंदु होते हैं, -1, 0 और 1। सभी धनात्मक संख्याओं के लिए इसका मान 1 और सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए इसका मान -1 और 0 के लिए इसका मान 0 होता है। संख्या रेखा पर चलेंगे तो सभी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी वैल्यू क्या आएगी? 1 और नेगेटिव नंबर्स की वैल्यू -1 और 0 की वैल्यू 0। तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है? चिन्ह फलन कहलाता है। और चिन्ह फलन को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, यहां कह दिया mod x/x
कब? जब x, यहां ध्यान से समझना, 0 कह दिया और यह कह दिया x इक्वल 0, यह कह दिया x इज नॉट इक्वल 0। जब x 0 नहीं है, 0 नहीं है तो फिर क्या है? या तो ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है। 0 नहीं है, 0 नहीं है, ट्राइकोटोमी नियम होता है, ट्राइकोटोमी नियम। तो ट्राइकोटोमी क्या होता है कि कोई भी संख्या 3 प्रकार से ज्यादा की नहीं हो सकती, 3 में से किसी न किसी एक प्रकार की अवश्य होती है। ट्राइकोटोमी नियम के अंतर्गत कोई संख्या एक प्रकार की अवश्य होगी, या तो धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी, अन्यथा उदासीन होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि x शून्य नहीं है, शून्य नहीं है तो फिर कैसा हो सकता है? या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। शून्य पर तो इसकी वैल्यू शून्य है, अन्यथा इसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ से इसको प्राप्त करें हम, तो कंडीशन 2 रहती है। जब मैं x को धनात्मक लूंगा तो मोड सीधा हट जाएगा धनात्मक का, तो नीचे धनात्मक है ही। तो कोई अशून्य संख्या जब स्वयं से भाजित होती है तो कितने टाइम्स होती है? स्वयं से भाज्य 1 टाइम्स होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं से 1 टाइम्स भाज्य नहीं होती। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक संख्या होती है, प्रत्येक में तो शून्य भी आ जाएगा। लेकिन प्रत्येक अशून्य संख्या जब स्वयं से भाज्य की जाती है तो 1 टाइम्स होती है। तो यहाँ पर ये शून्य तो है ही नहीं, मना कर दिया है, अशून्य है। अशून्य तो हमने पॉजिटिव लिया है तो ऊपर x रह गया और नीचे भी पॉजिटिव है, तो क्या बन जाएगा? 1। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं इसे, तब नीचे तो नेगेटिव चल रहा है और ऊपर कैसे बन जाएगा? वो पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? -1। समझ पा रहे हो आप? जब मैं इसे नेगेटिव लूंगा तब कैसे ओपन करूंगा? mod x अपॉन x की वैल्यू क्या ओपन होगी? -x अपॉन x। कब? जब x इज लेस देन 0। अब आप यहाँ समझिए, बताइए, इसका अंश पॉजिटिव है या हल? इसका अंश पॉजिटिव है, जो देखने में नेगेटिव दिख रहा है, देखने में ही तो दिख रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में वो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि x नेगेटिव है, और नेगेटिव को नेगेटिव किया तो वो पॉजिटिव हो गया और नीचे नेगेटिव ही है। तो डिवाइड करके क्या बन जाएगा? -1। और जब x इज ग्रेटर देन 0 पर ओपन करूंगा तब ऐसे ओपन होगा, इसकी वैल्यू x अपॉन x आएगी, एज इट इज सीधा का सीधा मोड हट जाएगा। जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इस वक्त ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दिया गया, तब नीचे तो नेगेटिव है, तो टोटल क्या आया? -1। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 1, क्योंकि 0 है नहीं। 0/0 हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, अनिर्धारित रूप बन जाएगा। तो वो 0 के लिए अलग से वैल्यू 0 दे दी गई है। तो इसे ओपन करते ही किसमें बदल जाएगा? इसी में बदल जाएगा। तो अर्थात चिन्ह फलन की जो परिसर है उसमें केवल 3 ही बिंदु होते हैं। सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए एक, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए इसकी वैल्यू -1 और 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। अब इसके आरेख पर विचार करते हैं, आरेख कैसा होना चाहिए इसका? तो आपको पता है यही तो y है, आपका फलन ही तो y है, तो y = 1 और y = -1। रेखा का जो व्यापक समीकरण है वो ये होता है ax + by + c = 0। यहाँ पर x अथवा y में से एक पद नहीं है, या तो x वाला नहीं है या y वाला नहीं है। तो यहाँ पर x वाला नहीं है तो रेखा x के ही समांतर हो जाएगी। x का मान कुछ भी बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे, y का मान स्थिर हो जाएगा। अगर इसमें ये नहीं है तो इसके समांतर हो जाएगी। तो इसका जो आरेख है वो कैसा प्राप्त होगा? x अक्ष के समांतर आ जाएगा, एक तो चलेगा, एक y = 1 ऊपर की ओर, एक चलेगा y = -1 नीचे की ओर। तो इस प्रकार से इसका आरेख आएगा, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ये तो हो जाएगा y = 1 और ये हो जाएगा नीचे y = -1। ये y = 1, ये 1 हो गई, और ये नीचे वैल्यू आएगी तो ये हो गया -1। तो एक तो हो जाएगा y = 1 और एक हो जाएगा y = -1। इस प्रकार से इसका आरेख प्राप्त होगा, 2 सरल रेखा के रूप में आ जाएगा।
तो ये समझ में आ गया चिन्ह फलन। इससे पहले दो फलन समझाए थे तुम्हें, अचर फलन, उसके बाद समझाया था तुम्हें मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन, और इसके बाद समझाया चिन्ह फलन। फलनों के अभी और भी प्रकार है, वो आगे बताए जाएंगे। अब ये समझ में आ गए हैं तो इन्हें लिख लेते हैं। हाँ, तो अब इन्हें लिख लीजिए। अचर फलन क्या है? वह फलन जिसका मान प्रांत के सभी बिंदुओं पर समान प्राप्त होता है, अचर फलन कहलाता है। इसकी परिसर में केवल एक ही बिंदु होता है। इसका आरेख एक्स अक्ष के समांतर एक सरलरेखा प्राप्त होता है। इसको फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल कांस्टेंट कोई भी मान सकते हैं, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, और इसका आरेख इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, जो एक्स अक्ष के समांतर एक सरलरेखा आ जाएगी। अगर यहाँ सी पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर, और सी नेगेटिव है तो नीचे की ओर प्राप्त हो जाएगी। दूसरा था आपका मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन। तो ये क्या है? इसका मान सदैव एक धनात्मक संख्या अथवा शून्य प्राप्त होता है। इसे बाइकल इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो खड़ी लाइनों से मॉडुलस को द्वारा निरूपित करते हैं। इसका आरेख वी शेप का फाइंड होता है। कैसा होता है? वी शेप का, जो दोनों अक्षों से समान दूरी पर रहता है, अर्थात अर्धक कह सकते हैं। उस दोनों अक्षों से बनने वाले कोण का अर्धक, तो उसका समद्विभाजक क्या है? कोण का। इसे निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। निरपेक्ष मान क्यों कहा जाता है, ये आपको बताया जा चुका है, क्योंकि माइनस और प्लस के दोनों के लिए एक जैसा रहता है। अब तीसरा है चिन्ह फलन। इस फलन का मान सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए 1 और सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए -1 एवं 0 के लिए 0 होता है। इसकी परिसर में केवल 3 बिंदु आएंगे, -1, 0 और 1। इसका आरेख एक्स अक्ष के समांतर रेखा युग्म, अर्थात एक तो जाएगी y=1 और एक जाएगी y=-1 नीचे की ओर। तो इसका आरेख इस प्रकार से होता है, और इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं अथवा इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है आपको x इज नॉट इक्वल 0। x 0 नहीं है, 0 नहीं है तो फिर कैसा है? या तो धन का है या फिर ऋण का है। जब धनात्मक है तो 1 प्राप्त हो जाएगा, ऋणात्मक है तो -1 प्राप्त हो जाएगा, और 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। तो आज आपको 3 फलनों की जानकारी दी गई, और मैं समझता हूँ कि तीनों फलनों की जानकारी आपने भली प्रकार से समझ लिया होगा तीनों को। अगर कहीं पर भी आपको संदेह है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, तो आप पूछ सकते हो किसी के भी बारे में। और तीनों फलनों को जब समझ लिया है तो आगे और भी फलनों के प्रकार हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन्हें रिवाइज कीजिए, और कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप बता सकते हैं। आज के लिए